नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे, जहां पहली खबर लखनऊ से है, जहां अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर एसआईटी बनाई गई है। वो अब सेंट्रल एजेंसियों की मदद लेगी। वहीं दूसरी खबर राजस्थान से सामने आ रही है, जहां ईडी की कार्रवाई के बाद विधायक ओम प्रकाश हुड्डा अपनी मां से लिपट कर रोए और अब उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं तीसरी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से सामने आई है, जहां एक निर्दलीय प्रत्याशी गधे पर बैठकर नामांकन कराने के लिए पहुंचा। और चौथी खबर, प्याज के दाम अब रुलाने लगे हैं। अचानक से प्याज के दाम 70 से 80 रुपए किलो हो गए हैं। वहीं पांचवी खबर साल के आखिरी चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई है। शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, मदरसों में विदेशी फंडिंग का मामला, केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग लेगी एसआईटी। विदेशी धन पर नजर रखने वाली एजेंसियों की लेगी मदद। एसआईटी ने सभी जिलों से मांगी है रिपोर्ट। विदेशी फंडिंग और उसके सोर्स को खंगाला जा रहा है। वहीं नेपाल सीमा पर बड़ी संख्या में मदरसे खुले। बहराइच में नेपाल सीमा पर 50 मदरसे खोले गए। विदेशी फंडिंग वाले एनजीओ की लिस्ट की जा रही है तैयार। नेपाल की सीमा पर बड़ी मदरसों की संख्या, एक दशक के दौरान मदरसों की संख्या बढ़ी। तो वहीं बीते कुछ सालों में करीब 50 मदरसे बहराइच में नेपाल सीमा पर खोले गए। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता राकेश कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी राकेश, जिस तरह से मदरसों को लेकर विदेशी फंडिंग का मामला आ रहा है, साथ ही साथ बताया जा रहा है कि पिछले दशक में मदरसों की संख्या भी बढ़ी है, क्या है पूरी जानकारी? इनका आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर जिले में बॉर्डर नजदीक होने की वजह से तो ये मदरसे लगातार खुले रहते हैं, जिसमें एसआईटी की जांच को गठन भी किया गया है। तो इसकी जांच की जाए, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, तो ये सारे तथ्य जांच के बाद पता चलेगा कि इनकी फंडिंग कहाँ से होती है। क्योंकि ये 68 किलोमीटर खुली सीमा है, तो ये बॉर्डर से भी इस पार और उस पार होते हैं लोग, तो जांच करने का वो है। तो एसआईटी जांच कर रही है और इसकी फंडिंग कहाँ से होता है और इसमें क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए एसआईटी की गठन की गई। जी बिल्कुल। और इस पूरी कवायद में जिस तरह से एसआईटी को माना जा रहा है कि अब स्थानीय टीम की भी मदद लेगी, उससे क्या कुछ मदद मिलेगी और क्या कुछ निकल कर आ सकता है? बिल्कुल, आपको बता दूं, यहाँ पे पुलिस की भी सहायता ली जा रही है और पुलिस तो मौके पे जा रही है, जांच कर रही है। इसमें रजिस्ट्रेशन भी देख रही है कि मदरसों के रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, और इसके विभाग भी कार्रवाई कर रहा है कि इसकी रजिस्ट्रेशन आखिर नहीं है, तो इसके तरह से यहाँ फंडिंग कैसे होती है और कैसे ये चला रहे हैं। जी बिल्कुल, विदेशी फंडिंग की जहां तक बात निकलकर सामने आ रही है, क्या एसआईटी को इससे जुड़ी कुछ जानकारियां मिली है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है? फिलहाल एसआईटी अभी जांच कर रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसकी फंडिंग कहाँ से उपलब्ध होती है और यहाँ कैसे संचालित हो रहे हैं। जो बॉर्डर के किनारे मदरसे हैं, जबकि खुली सीमा है, नजदीकी है और बॉर्डर के इस पार से उस पार भी तस्कर भी आतंकवादी भी इधर से उधर आते जाते हैं, तो ये कई बार यहाँ से पकड़े भी गए हैं। तो इस तरह से जब मदरसे चल रहे हैं तो इसको तो जांच करने का विषय है कि बॉर्डर के किनारे इस तरह से मदरसे चल रहे हैं। जी बिल्कुल राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्याज की कीमतों में 25 से 50% का इजाफा हुआ है, जहां कीमतें अब 50 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। व्यापारियों का कहना है कि थोक में इसकी कीमत 45 से 50 रुपए प्रति किलो चल रही है। इस वजह से 50 से 70 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। तो टमाटर के बाद अब प्याज की बढ़ी हुई कीमतों से आम आदमी परेशान नजर आ रहा है। ऐसे में व्यापारियों का भी कहना है कि अचानक प्याज की कीमतें बढ़ जाने की वजह से ये दाम बाजारों में बढ़े हुए निकल कर सामने आ रहे हैं। थोक व्यापारियों का कहना है कि उन्हें खुद 45 से 50 रुपए किलो में प्याज मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में प्याज का रेट आसमान छू रहा है।
और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से प्याज के दाम को लेकर एक बार फिर आम आदमी परेशान है, प्याज आंसू रो रहा है। टमाटर की पहले बात हुई थी, अब प्याज की बात आ रही है। क्या कुछ मार्केट में ताजा जानकारी मिल रही है? बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा एक बार फिर से जो महंगाई है, महंगाई को देख करके कहा जा सकता है कि प्याज ने लोगों को रुलाना फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से प्याज के दाम में वृद्धि देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं अगर मैं अभी हाल ही की रेट की बात करूं तो राजधानी दिल्ली में जो प्याज के दाम है खुदरा मूल्य में लगभग 80 से 90 रुपए किलो प्याज जो है वो राजधानी दिल्ली में बिक रही है। वही अगर हम बात करें जो एक संभावना जताई जा रही है, जो कि व्यापारियों से जब इस मामले में हमने बात की तो संभावना जताई जा रही है कि प्याज के दाम जो आने वाले दिनों में 100 रुपए किलो तक भी पहुंच सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो सब्जियों का जो तड़का है कहीं ना कहीं लोगों का जायका बिगाड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पर जानकारी आपने दी है कि आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकते हैं प्याज के दाम, कितने महीनों तक ये जो तेज कीमतें प्याज की देखी जा रही हैं ये आ सकती हैं? क्योंकि व्यापारी इस पूरे मामले में जिस तरह से कह रहे हैं कि उन्हें खुद महंगा पड़ रहा है, कितने और लंबे समय तक ये सिलसिला अब जारी रहेगा? देखिए बिल्कुल, व्यापारियों ने अभी हालांकि इसको लेकर के कोई साफ तौर पर निकाला, लेकिन उन्होंने आशंका जताई कि आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो प्याज के रेट है और भी आसमान छू सकता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो आम जन की, जो आम लोगों की जो जेब पर एक और असर पड़ सकता है। और निश्चित तौर पर ये भी संभावना है कि आने वाले समय में लोग जिस तरीके से प्याज के रेट बढ़ रहे हैं तो सलाद से तो प्याज गायब हो ही सकता है, साथ ही साथ जो सब्जी में जो जायका बनाता है प्याज, उसमें भी काफी हद तक वो स्वाद बिगाड़ने का काम प्याज कर सकता है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं अजीत, इसके अलावा सर्दियों के मौसम में प्याज की नई फसल भी निकलकर सामने आती है। व्यापारियों को क्या लगता है कि क्या नई फसल आने पर कुछ राहत मिल सकती है, या ये जो तेजी है ये लगातार बढ़ती जाएगी? देखिए बिल्कुल प्रियंका, जैसे ही जब नई फसल आएगी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि नई फसल आने तक कहीं ना कहीं ये जो रेट है वो बढ़ने की संभावना है। जैसे ही नई फसल जब मार्केट में एक बार उतर जाएगी तो उस समय संभावना है कि प्याज के दाम एक बार फिर से नीचे हो सकता है। लेकिन जब तक जो नए प्याज है जो मार्केट में, बाजारों में, मंडियों में जब तक नहीं आते हैं तब तक कहीं ना कहीं लोगों को इस समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लोगों को इस महंगाई से जरूर रूबरू होना पड़ सकता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जैसे ही प्याज, जो नए प्याज है, जो नई आवक है, जैसे ही बाजार में जब आ जाएगी तो निश्चित तौर पर लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार प्याज को लेकर बात कर रहे थे। इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। 28-29 अक्टूबर की रात में साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। आज शरद पूर्णिमा भी है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा और सूर्य ग्रहण की अमावस्या तिथि पर लगता है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 16 मिनट होगी। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। वहीं आज पूर्णमासी की वजह से लोग सुबह गंगा स्नान और पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे। देखिए, सायंकाल 4:04 पर यह वेद माने सूतक लग जाएगा। उसके बाद मंदिर सब बंद हो जाएंगे, सारे जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो रुक जाएंगे और 1:04 पर स्पर्श हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। इसके बाद में 1:44 पर ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। इसके बाद मुक्ति हो जाएगी। रात में ही ये सब कार्य होना है और इसका प्रभाव जो है कुछ राशियों पर अनुकूल है, कुछ राशियों पर प्रतिकूल है। तो चंद्र ग्रहण जिस तरह से साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज माना जा रहा है, इसके साथ ही साथ तमाम जो ज्योतिष हैं और धर्म गुरु जो हैं उनका कहना है कि 4 बजे के बाद
सारे धार्मिक अनुष्ठान बंद कर दिए जाएंगे, मंदिरों के द्वार भी बंद हो जाएंगे। हालांकि चंद्रग्रहण रात में लगना है, लेकिन उसके अलावा भी तमाम तरह की सावधानियां बरतने की हिदायत धर्मगुरुओं के द्वारा दी जाती है, पंडितों के द्वारा दी जाती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से शरण पूर्णिमा की ये तिथि मानी जा रही है, रात में शरद पूर्णिमा के दिन अक्सर लोग खीर बनाकर रखते हैं और अगले दिन सुबह उसका सेवन किया जाता था, लेकिन इस रात में यानी कि आज की रात में उससे भी लोगों को वर्जित रहने को कहा गया है। यानी कि वो शरद पूर्णिमा की जो खीर विशेष तौर पर तैयार की जाती थी वो आप तैयार नहीं कर सकते। हालांकि दान को लेकर जरूर सलाह दी जा रही है। यदि आप दान करना चाहते हैं, धर्म से जुड़े कार्य करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। चंद्रग्रहण में इसका अलग अलग लाभ मिलेगा। अलग अलग राशियों के हिसाब से भी लोगों को फल मिलने की बात पंडितों के द्वारा, धर्मगुरुओं के द्वारा और ज्योतिषाचार्यों के द्वारा कही जा रही है। तो उस पूरे समय में भगवान का जाप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। खाने पीने को लेकर सावधानी बरतनी है, खासतौर से गर्भवती स्त्रियां जो हैं, बच्चे जो हैं, उनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत चंद्रग्रहण और सूतक काल के समय में है। तो आपको बता दें कि आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण है। चंद्रग्रहण को लेकर रात में 1 बजे से चंद्रग्रहण की शुरुआत होगी, जिसके बाद 1 घंटा 16 मिनट चंद्रग्रहण रहेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण लगना है, रात्रि में 1 बजे से यह चंद्रग्रहण लगेगा। क्या कुछ ताजा जानकारी है, क्या कुछ किया जा सकता है? जी अजीत, जिस तरह से चंद्रग्रहण की बात हो रही है, साल का आखिरी चंद्रग्रहण आज होना है, रात में 1 बजे से यह चंद्रग्रहण लगेगा। क्या कुछ ऐसे में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अजीत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी प्रियंका, बिल्कुल। जी, मेरा सवाल ये था कि आज आखिरी चंद्रग्रहण है, क्या कुछ करना है यहाँ पर, करने की इजाजत दी गई है और क्या कुछ नहीं करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा, आज साल का अंतिम चंद्रग्रहण है और आज विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं तो आज शरद पूर्णिमा का भी मौका है। ऐसे में आज जो रात के लगभग 11 बजे के आसपास जो चंद्रग्रहण है वो लगना है और इसका असर जो देखने को मिलेगा दिल्ली, मुंबई जैसे कई इलाकों में देखने को मिलेगा। सावधानी के तौर पर तो हालांकि कोई खास सावधानी को लेकर के ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो मुख्य तौर पर जो क्योंकि इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग धार्मिक मान्यताएं रहती है, तो इसको लेकर के जो विशेष तौर पर जो पूजा अर्चना का जो एक मान्यता रहती है, केवल उसी की बात सामने कही गई है। अगर हम बात करें तमाम जो इसके जो शास्त्र, अगर हम शास्त्रीय अगर इसका मान्य रखें तो कहीं ना कहीं ये जो चंद्रग्रहण है लोगों के लिए कोई उतना नुकसानदायक जरूर साबित नहीं होने वाला। जी बिल्कुल अजित, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश में सियासी चहलकदमियां बढ़ गई हैं। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से नामांकन के कई दिलचस्प नजारे सामने आ रहे हैं। कोई बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहा है, तो कोई गाड़ियों के बड़े बड़े काफिले के साथ या परिवार के लोगों के साथ पहुंच रहा है। ऐसे में एक उम्मीदवार गधे पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचा। इतना ही नहीं, प्रत्याशी ने नामांकन के वक्त अपने गले में सब्जियों की माला पहन रखी थी। देखते ही देखते वहां भीड़ जुट गई, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार इमरान खान गधे पर बैठकर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। इमरान ने सब्जियों की माला भी पहन रखी थी। इमरान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। एमपी चुनाव के लिए अनोखे अंदाज में नामांकन करने के लिए पहुंचे थे निर्दलीय उम्मीदवार। राजस्थान में ईडी के छापे के बाद विधायक ओम प्रकाश होडला अपनी मां के सामने खूब रोए। उनके रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पेपर लीक मामले में राजस्थान में ईडी ने विधायक ओम प्रकाश होडला के यहां छापेमारी की थी।
ना बंदे के आगे जाए आज इस माँ का आशीर्वाद लेकर के आपके बीच आ रहा हूँ। या तो मुझे मौत दे देना या मुझे जीत दे देना। दो कलेश मत कोई चिंता को छाती ना बंदे के आगे जाए आज इस माँ का आशीर्वाद लेकर के आपके बीच आ रहा हूँ। या तो मुझे मौत दे देना या मुझे जीत दे देना। दो कलेश मत और इसी बीच मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। ब्लास्ट मामले में मेरठ पुलिस का बड़ा खुलासा। अवैध फैक्ट्री में पोटेशियम क्लोराइड का जखीरा। अवैध फैक्ट्री में था पोटेशियम क्लोराइड का जखीरा। मेरठ के लोहिया नगर में हुआ था ब्लास्ट। अवैध फैक्ट्री में बनते थे चाइनीज गन के कारतूस। प्लास्टिक फैक्ट्री के लाइसेंस की आड़ में जारी था खेल। अवैध फैक्ट्री में था पोटेशियम क्लोराइड का जखीरा। मेरठ से बड़ी खबर। बैलिस्टिक रिपोर्ट आने के बाद हुआ खुलासा। बैलिस्टिक रिपोर्ट आने के बाद हुआ खुलासा। ब्लास्ट में 3 मजदूर समेत 5 की हुई थी मौत। ब्लास्ट मामले में मेरठ पुलिस का बड़ा खुलासा। इमारत का मालिक संजय गुप्ता अभी भी फरार। अवैध फैक्ट्री में था पोटेशियम क्लोराइड का जखीरा। मेरठ के लोहिया नगर में हुआ था ब्लास्ट। मेरठ के लोहिया नगर में हुआ था ब्लास्ट। अवैध फैक्ट्री में बनते थे चाइनीज गन के कारतूस। प्लास्टिक फैक्ट्री के लाइसेंस की आड़ में जारी था खेल। बैलिस्टिक रिपोर्ट आने के बाद हुआ खुलासा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।